इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बी रिच एंड एट द सेम टाइम हाउ टू रिटेन दैट रिचनेस। बिकॉज पैसा तो बहुत मोटा बहुत लोग कमा लेते हैं लेकिन उतनी जल्दी गवा भी देते हैं, और मैंने भी बहुत गवाया है। सो दैट्स वाई मैं जितना अवेयर हुआ हूँ उस एक्सपीरियंस के थ्रू, आई वॉन्ट टू शेयर दैट नॉलेज इन दिस पॉडकास्ट। सो दिस इज़ कॉल्ड द लास्ट पॉडकास्ट एंड इसके बाद में कोई बनाने भी नहीं वाला, तो इसके 2-3 पार्ट्स होंगे, सारे देख लेना। फ़ोन को साइड में रख के सुन लेना बिकॉज देखने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, मेरी शक्ल भी इतनी नहीं है। सो साइड रख के सुन लेना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर यही नॉलेज मुझे स्कूल में पढ़ाई गई होती तो आई कुड हैव सेव्ड लैक्स ऑफ मनी दैट आई जस्ट वेस्टेड ऑन स्टूपिड थिंग्स। और इस पॉडकास्ट में मैं काफ़ी इनोवेटिव सी चीज़ ट्राई करने वाला हूँ कि जैसे ही मुझे कुछ लगेगा कि मुझे आपको स्क्रीन पे देखना है, स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आई विल प्ले अ लिटिल साउंड बिफोर दैट। तो ऐसी कुछ साउंड आएगी, तो इसका मतलब कि आप स्क्रीन पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, और फिर ये स्क्रीन आ जाएगी। इसका मतलब आप फ़ोन फिर से साइड में रख सकते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मेरे दोस्तों को लॉकडाउन के बाद चश्मा लग गया है। सो या आई स्ट्रेन कम हो आप लोगों का, तो इसलिए। सो सबसे पहले बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको बाद में बताऊँगा। और बेसिकली हमें सारे रिस्क फैक्टर्स जिससे हमारी वेल्थ ज़ीरो हो सकती है उस सब को रिमूव करना है। तो इस वीडियो में उन 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा दैट विल मेक यू रिच इन द लॉन्ग रन। सो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में, अगर आप मर गए या आपको कोई डिसेबिलिटी होगी तो आपकी जो फैमिली है उसको 1 CR का कवर मिलेगा या 50 लाख का अमाउंट मिलेगा, जितना भी आपने सेलेक्ट किया था टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त। सो मैंने अपने 10 दोस्तों को ये भेजा एंड दे वर लाइक चिल्ड कि भाई नहीं है यार, अभी कौन लेता है, अभी कौन सा मर जाऊंगा, अभी कौन सा मर जाऊंगा, जब 30-35 साल के होंगे तब लेंगे। ये वही लोग हैं जो अपनी फील्ड में मचा रहे हैं, मतलब बहुत ही टॉप लेवल के कोडर हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, बट फाइनेंशियली ज़ीरो है। आपको टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले और सबसे यंग एज में इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उसका प्रीमियम सस्ता पड़ जाता है और आपकी लाइबिलिटीज़ भी कम आती है जब आप यंग होते हैं। सो जस्ट इमेजिन एक 20 साल का गाय है, उसका प्रीमियम पड़ेगा 500 से 600 रुपये, ठीक है। वहीं आप 30-35 साल में ले रहे हैं वो करीबन 1000-1500 रुपये पड़ेगा, प्लस इन्फ्लेशन और लगा लो, सो 1600-1700 रुपये की चीज़ पड़ेगी वो। एंड लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन, यू कैन डाई इन योर 20s ऑल्सो। सो ये सोचना कि भाई हम 30-35 साल में लेना इज़ अ बिग स्टूपिड मूव। एंड वाई इट्स यूजफुल, लेट मी टेल यू स्टोरी। सो देर इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, उसके पापा गुजर बसे व्हेन ही वॉज 6-7 years old। उनका टर्म इंश्योरेंस नहीं था तो फैमिली को कुछ कवर नहीं मिला। सो क्या हुआ, पापा ने अभी रिसेंटली एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसको बेचना पड़ गया जस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द किड्स, उनके एजुकेशन और खाना पीना। उनकी मॉम को काम करना पड़ गया, ट्यूशन जॉब्स करनी पड़ गई और जॉब्स करनी पड़ गई। वो बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, सो दे हैड टू वर्क फ्रॉम द वेरी अर्ली एज। उसको MBA करना था, वो नहीं कर पाया वो बेचारा। सो सिंपल टर्म्स में आप 500-600 रुपये हर महीने दे के आप अपनी फैमिली का पीस ऑफ माइंड बाय कर रहे हो। तो सीन 1 में क्या हुआ कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई जो उन्होंने फ्रेश खरीदी थी 10-15 लाख की, आज करोड़ों में होती, लेकिन बेचनी पड़ गई बिकॉज खर्चे निकालने थे। और बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर सके जितना वो करना चाहते थे। तो ये था सीन 1 विदाउट टर्म इंश्योरेंस। अब विद टर्म इंश्योरेंस इमेजिन करते से कुछ, विद टर्म इंश्योरेंस उनको वो प्रॉपर्टी नहीं बेचनी पड़ती, उनके बच्चे में भी विदेश जाके भी पढ़ सकते थे और वापस भी आ सकते थे। सो सिंपल टर्म्स में आप 500-600 रुपये हर महीने दे के आप अपनी फैमिली का पीस ऑफ माइंड बाय कर रहे हो। तो वो अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, आप रहो या ना रहो। एक बिजनेस वर्ल्ड या कहीं आर्टिकल आया था कि एक नॉर्मल फैमिली को अपर लेवल या रिच होने के लिए 20-25 साल का ग्राइंड करना पड़ता है, 20-25 साल की मेहनत लगती है।
और वो सब रिवर्स हो जाती है जब ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट होता है। तो इसलिए हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं कि ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट हो तो हमारी फैमिली 20-25 साल पीछे ना चली जाए। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्म इंश्योरेंस। अब आते हैं हेल्थ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ इंश्योरेंस बेचने नहीं आया हूँ, बट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाई इंश्योरेंस बिकॉज ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड मांगेंगे। और अब आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ 2 चीज़ें जो ध्यान में रखनी होती है टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त। फर्स्ट इज़ क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख लेना आप, जिसका हाईएस्ट है उसी के साथ जाना, ठीक है। सेकेंड, वो देख लेना दिस दिस थिंग कॉल्ड पे टिल। तो जैसे कि कंपनी आपको कह रही है कि 500 रुपये, आपकी उम्र अभी 20 साल है, आपको 500 रुपये हर महीने देने हैं जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते, ठीक है। तो ये कितना हुआ? टोटल करें तो आपने कितना प्रीमियम भरा पूरी ज़िंदगी में? 2,40,000 रुपये। वही कंपनी आपको कहती है कि आप 60 तक मत दीजिए, अगले 10 साल तक पैसे दे दीजिए, लेकिन पैसे थोड़े बढ़ जाएंगे, हर महीने 500 का 1000 हो जाएगा, लेकिन आप ओवरऑल पैसे काफ़ी बचा लेंगे। तो क्या हुआ? 1000 रुपये का प्रीमियम अगले 10 सालों के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 1.2 लाख बनता है, ठीक है। तो कहाँ हमारा 2.4 लाख लग रहा था, अब 1.2, तो 50% ऑफ हो गया। लेकिन आपको बस में नहीं है अभी हर महीने 1500 रुपये देना या 1000 रुपये देना, तो इट्स ओके। रेगुलर ऑप्शन और पे टिल 60 इज़ ऑल्सो गुड, बट द थिंग इज़ आपको ये टर्म इंश्योरेंस किसी भी हालत में लेना ही लेना है, ठीक है। अगर आपकी फैमिली डिपेंड करती है आप पे, नहीं करती है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनको कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा, अगर आप मर भी गए देन इट्स फाइन, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। नाउ हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं बिकॉज एवरी टाइम कोई एक्सीडेंट होगा या कुछ होगा, आप मर थोड़ी ना जाओगे। तो कभी कभार होगा कि आपको बस एक छोटी सी सर्जरी चाहिए या कुछ ऑपरेशन होना, उससे आप यू विल बी फिट एंड फाइन अगेन। बट उसका क्या चीज़ है? जस्ट सपोज कि वो ऑपरेशन ही 2 लाख का होना है, आपने कमाए ही 3 लाख थे, आपकी फैमिली की नेटवर्थ ही 3 लाख है, सबके बैंक बैलेंस में सब प्लस कर लो 3 लाख ही बचे। तो उस ऑपरेशन की वजह से आपकी फैमिली की नेटवर्थ 80 to 85% उड़ गई, एंड ये कितना मुश्किल है फिर से रिक्रिएट करना। सो दैट्स वाई हेल्थ इंश्योरेंस इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। वो हेल्थ इंश्योरेंस भी 5 लाख कवर का आ जाता है आराम से 500-600 रुपये पर मंथ में, तो यू कैन ऑल्सो गेट दैट। हेल्थ इंश्योरेंस में एक ही चीज़ देखनी होती है कि सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स की कवरेज किसकी है एंड क्या क्या इलनेस वो कवर करते हैं और उनका क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस क्या है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आप देख लो और ले लो, ये बहुत सही रहेगा। अब आते हैं इमरजेंसी फंड्स पे। इमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं? आपको ना म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले इमरजेंसी फंड बनाना पड़ता है। आई विल टेल यू व्हाई ये पहले करना पड़ता है और म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स बाद में। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी लाइक हमारा टर्म हो गया, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये जो एक्स्ट्रा 500-1000 रुपये या 2000 रुपये आ रहे हैं इसको कहीं लगा देते हैं ताकि ग्रो हो जाए, ठीक है। ये थॉट अच्छी है, लेकिन इमरजेंसी फंड से पहले ये अच्छी नहीं है। लेट मी टेल यू व्हाई। तो इमरजेंसी फ़ंड होता क्या? आपके जो 6 महीने के एक्सपेंसेस हैं, 6 महीने के जो खर्चे हैं, 6 महीने जो आप फैमिली को कंट्रीब्यूट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप 10,000 रुपये हर महीने अपनी फैमिली को देते हो, ठीक है, या आप पूरा खर्चा ही उठाते हो 50,000 रुपये पर महीने का, तो आपके अकाउंट में 3 लाख का एक फ़ंड होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? गुल्लक में नहीं होना चाहिए, कोई एक बैंक अकाउंट खोल लो और उसमें रख लो। बहुत लोग डिबेट करेंगे किसी लिक्विड फंड में डाल देते हैं, वो को 7% का इंटरेस्ट मिलेगा और ये सब, लेकिन दैट इज़ बुलशिट। जैसे कि हमने देखा फ्रैंकलिन के इतने सारे डेट फंड्स कोलैप्स हो गए थे। तो जब कोई रियल इमरजेंसी आती है तो ये सारे डेट फंड्स भी सेफ़ नहीं होते। और घर में नहीं रखना क्योंकि आग वाग हो सकती है, आग वाग लग सकती है, चोरी हो सकती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। सो बैंक इज़ द सेफेस्ट। एक अलग से अकाउंट खोल लो, अपने अकाउंट के साथ मर्ज मत करना, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी इससे। अलग अकाउंट खोलो और उसमें 6 महीने के एक्सपेंसेस जोड़ना स्टार्ट कर दो। हर महीने 3-4 हज़ार डालो उसमें, या किसी महीने एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं डालो। सो उससे क्या होगा, इमरजेंसी जब आएगी ना, आपको अपने एसेट्स लिक्विडेट नहीं करना पड़ जाएंगे। सो जैसे इमरजेंसी आ गई, सबकी जॉब चलेगी, कुछ ऐसी दुनिया में थ्रेट्स आ गया है जैसे कोरोना वायरस आ गया है तो
सबकी जॉब चलेगी। अब आपको महीने के महीने खर्चे निकालने के लाले ना पड़ जाए, तो आपको किसी का गहना ना बेचना पड़े और ये सब अजीब हरकतें ना करना पड़े, तब इमरजेंसी फ़ंड यूज़ में आते हैं कि आपने एक कॉर्पस बिल्ड किया था, अब उसमें से पैसे निकाल रहे हो, तुम्हारा काम चल रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो दैट्स वाई इमरजेंसी फंड्स आर सो यूज़फुल। अब यही चीज़ अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में लगाए होते, एक्स्ट्रा पैसा आ रहा था, म्यूचुअल फंड्स में लगा दिए, इमरजेंसी फ़ंड नहीं बनाए, तो क्या होता, कोई भी इमरजेंसी आती है तो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स भी डाउन जाते हैं, तो 20% 25% मार्केट डाउन होगी। जो आपने 3 लाख रुपए लगाए थे, अब वो 2,50,000 रुपये हो गए। अब आपकी तो इमरजेंसी है, आपको तो सारे पैसे निकालने पड़ेंगे, आपने निकाले तो 50,000 का लॉस हो गया, राइट। सो दैट्स वाई म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक से पहले आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। और 6 महीने का मिनिमम बोल रहा हूँ, हो सके तो 1 साल का कॉर्पस बना के रखिए कि कोई इमरजेंसी आती है तो हम उसमें से पैसा निकाल सकें। और इसकी सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ये ट्रिक है कि आप किसी भी बैंक में जो आपके घर के पास हो और रेप्यूटेड हो, जैसे कि HDFC हो गया, कोटक हो गया, SBI हो गया, इसमें अकाउंट खुलवा दीजिए। एंड इसमें कुछ भी चालू मत कीजिए, डेबिट कार्ड चालू मत कीजिए, उनको बोलिए मुझे चेक बुक नहीं चाहिए, उनको बोलिए मुझे UPI चालू नहीं करना, नेट बैंकिंग चालू नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। एक ही रास्ता है उस अकाउंट से पैसे निकालने का, विच इज़ लाइक आपको ब्रांच जाना पड़ेगा और पैसे निकालने पड़ेंगे। तो अगर आप भोले से इंसान हैं जो काफ़ी स्कैम्स में फंस जाते हैं और आपको या अपने आप पे कंट्रोल नहीं, आप पैसे निकालने लग जाएंगे उस इमरजेंसी फ़ंड के अकाउंट से, तो ये ट्रिक आपको बचा लेगी, ठीक है। तो चौथा पॉइंट अब आता है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं भैया? म्यूचुअल फंड्स होते हैं कि अब चौथा चीज़ आती है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आर अमेजिंग बिकॉज उसमें वर्ल्ड का 8th वंडर लगता है, विच इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज़ वॉट? आपने 100 रुपये लगाए, 100 का 110 हुआ अगले साल, अब 110 पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो लगाए और आपको पता है कि ये म्यूचुअल फंड मुझे 10-11% का रिटर्न देता है या 14% का रिटर्न देता है, तो आपने लगाए, अगले साल वो 100 रुपये की जगह 110 रुपये हो गया, 10% का रिटर्न मिला। फिर वो आपने पड़े रहे, अगले साल फिर उसमें 11 रुपये और ऐड हुए, 10%, 121 रुपये हो गए। फिर आपने पड़े रहे, फिर ऐसे करते करते अगर आप आज 1,000 रुपये लगाते हो और 40 साल बाद निकालते हो, वो 2.5 लाख रुपये बन जाते हैं, 1,000 का 2.5 लाख। सो जस्ट इमेजिन कि आप 1,000 रुपये तो लगाओगे नहीं, या अगर 1 लाख रुपये या 2 लाख या 10 लाख लगाते हो तो वो कुछ करोड़ बन जाएंगे कुछ सालों बाद, ठीक है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप SIP करें। SIP क्या है कि हर महीने कुछ पैसा डालें उसमें, चाहे मार्केट डाउन है चाहे मार्केट अप है, आपका पैसा डालना रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल देते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए कि आपको अगर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं, तो जस्ट इमेजिन आपको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए? नहीं, आपको सिर्फ 16 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, और वो भी एकदम से नहीं, आपको हर महीने सिर्फ 6,600 रुपये लगाने अगले 20 सालों के लिए। और अगर आपका म्यूचुअल फंड 15% इंटरेस्ट देता है ऑन एन एवरेज, तो 20 साल बाद आपके जो 6,000 रुपये आप हर महीने लगा रहे थे, वो आपको 1 करोड़ बन जाएंगे आपके। हाउ कूल इज़ दैट? सो लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करने का सबसे बेस्ट यही तरीका है कि आप पैसे कमाइए और जितने कमा रहे हो उसका 30% 40% म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए और भूल जाइए। बट इन दिस वीडियो आई विल ऑल्सो शेयर विद यू वाई यू शुड नॉट। बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन है कि आप म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहिए, बट सुन लो क्यों लगाना चाहिए पहले। तो येस, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो म्यूचुअल फंड्स, आप कोई भी म्यूचुअल फंड्स के साथ जा सकते हो, जो लार्ज कैप फंड्स करता हो, स्मॉल कैप और मीडियम कैप से बच के रहिए। एंड किसी इंडेक्स फंड के साथ भी जा सकते हो, तो वो दे आर ऑल्सो ग्रेट। अगर आप इंडेक्स में ही लगाते हो तो दैट विल बीट मोस्ट ऑफ द
मैनेज्ड फंड्स आउट देयर। इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड बहुत ही कम होता है, सो यू कैन किसी भी म्यूचुअल फंड्स में मनी इन्वेस्ट करने से पहले यू नीड टू लुक एट टू थिंग्स कि उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो क्या है कि मतलब वो कितने पैसे चार्ज कर रहा है आपके पैसे मैनेज करने के लिए, और उसका एग्ज़िट लोड क्या है कि आप जब पैसे निकालेंगे तो वो कितना कट करेगा। एग्ज़िट लोड तो बहुत मिनिमल होता है सबका, बस एक्सपेंस रेशियो आपको देखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लेट्स कम टू स्टॉक्स। बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक मार्केट अच्छा है। यस, बहुत ही अच्छा है, बिकॉज द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ। कुछ भी हो जाए, आज आपको लग रहा हो दुनिया ख़त्म हो रही हो, लेकिन 10, 15, 20 साल बाद हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो हमसे 10 गुनी बेहतर लाइफ जी रही होगी, एंड वो जो कंपनीज़ की आज जो वैल्यूएशन है वो आज से 10 गुनी 20 गुनी भी होगी। अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। स्टॉक्स सबका फेवरेट। स्टॉक्स तो ऐसे लगता है कि भाई आज लगाया कल पैसा डबल। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। वॉरेन बफे कहता है आज लगाया तो 5 साल तो देखो ही मत उस स्टॉक को, ठीक है। 5 साल के बाद चेक करना कि क्या हुआ, ठीक है। तो दिस इज़ द सेम फिलॉसफी आई फॉलो कि आज लगाया पैसा तो 5 साल तक तो देखना ही है, उसके बाद देखेंगे क्या हुआ, ठीक है। सो स्टॉक सिलेक्शन का एक ही प्रोसेस है मेरा, विच इज़ लाइक इन्वेस्ट इन कंपनीज यू बिलीव। जैसे मैं मैगी खाता हूँ और मैंने मैगी का देखा भाई लेड वाला सीन हो गया, इतने गंदे गंदे सीन हो गए, फिर भी जनता छोड़ ही नहीं रही भाई, छोड़ ही नहीं रही मैगी खाना, ठीक है। तो कुछ तो बात है, और ये मुझे लगता है कि अगले 5 साल में भी मस्त पैसा कमाएंगे। तो आई विल फाइंड कि मैगी किसके अंडर आती है, नेस्ले के अंडर आती। मैं देखूंगा नेस्ले इंडियन स्टॉक मार्केट पे है या नहीं, मैं देखूंगा, हाँ मिल गई भाई। फिर ट्रैक रिकॉर्ड चेक करूंगा कि कितने रिटर्न दिए 1 साल में, 3 साल में, फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या हो सकता है। बैलेंस शीट में देखूंगा कि क्या लोन वोन तो नहीं है इस कंपनी पे। बैलेंस शीट पे देखूंगा कि इनके क्वार्टरली कितने प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं हर महीने, ठीक है। और ये 4-5 चीज़ें चेक करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मुझे कंपनी अच्छी लगती है, और कभी कोई डिप आता है, जैसे कि कोई क्राइसिस आ गया, जैसे मैगी ने कहा कि ये वो, तो तब बाय करना है, तब बाय करना है, बिकॉज तुम्हें विश्वास है कि ये कंपनी फ्यूचर में खेल जाएगी। So buy on dips and sell when everyone is buying. So buy when everyone is selling and sell when everyone is buying is my favorite quote. इसको करने में बहुत प्रैक्टिस लगती है, ये बोलने में आसान है, करने में मुश्किल, बट या that is what it is. So stocks का बता दिया। स्टॉक्स का अब ये जो पांच चीज़ें बताई है मैंने, ये ज़रूरी नहीं है हर कोई करे। इनमें से आप 3 चीज़ें तो डेफिनेटली फॉलो कीजिए, क्योंकि लास्ट की 2 तो मैं भी नहीं करता। आई टेल यू व्हाई, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स क्यों नहीं करता मैं। बट सो टर्म हो गया, हेल्थ हो गया, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड, ये सबको करना ज़रूरी है। सबको मतलब सबको। अगर मैं यहाँ का CM वगैरह होता तो मैं मतलब फाइन लगा देता हैवी सा, अगर इफ़ आई फाइंड सम एनी मिडिल क्लास नॉट डूइंग दिस, ठीक है। सो इस पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगा कि वो कौन सी ट्रिक है जो अंबानी भी यूज़ करता है। लाइक मुझे पता नहीं था अंबानी यूज़ करता है। आई स्टार्टेड यूजिंग ऑल्सो, दैट सेव्ड मी अ लॉट ऑफ मनी। मतलब मैं अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए कार्ड यूज़ नहीं करता, पेटीएम यूज़ नहीं करता, फ़ोन यूज़ नहीं करता, कैश यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं ट्रांजैक्शंस करता कैसे हूँ, दैट्स द रियल सीक्रेट। एंड मैं म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है, उस पर भी मैं आऊँगा। बट तो पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। अगर आ गया होगा तो आपको दिख गया होगा स्क्रीन पे, अगर नहीं आया तो 1-2 दिन में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।